आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार जम्मू इस महोत्सव को यादगार बनाते हुए विभिन्न लोगों से मिलकर उनके अनुभव, विचार और संदेश अपने श्रोताओं के साथ साझा करने का प्रयत्न कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गांधीवादी और समाज सेविका पद्मश्री वेद घई जी से। कुछ रोज पहले उनके पास पहुंचे और उनसे बातें की उनके बचपन की, तब की जब भारत आजाद नहीं था और जब जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करती थी। अपने बचपन में वो किस तरह गांधी जी के आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम से परोक्ष रूप से जुड़ी रहीं, ये सब हम आज के इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर वेद कुमारी घई के साथ की गई ये विशेष बातचीत। इस समय हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर वेद कुमारी घई जी और आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में उनसे बात करेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि जब देश आज़ाद हुआ और भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो जम्मू कश्मीर की भी एसोसिएशन इसमें थी। यहाँ के लोगों, प्रजा परिषद की हम बात करें, उनकी एसोसिएशन भी इसके साथ थी। तो मैम, आप उस समय एक छोटी बच्ची थी और जो आज़ादी का संघर्ष था महात्मा गांधी का, उससे संबंधित जो सभाएं होती थीं उसमें एज एक बच्चा आप कविताएं भी पढ़ती थीं। तो वो सारा सिलसिला, वो सारा घटनाक्रम हम याद करेंगे, आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आज हम भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे देखिए, आज मैं तो अब 90 वर्ष की होने जा रही हूँ और लेकिन जब उन पुराने दिनों को याद करती हूँ तो बहुत मन में मतलब एक अद्भुत सी अनुभूति होती है जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पूर्व ही गांधी जी जम्मू कश्मीर आए थे। तो उन्होंने कहा था कि भी मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, तो श्रीनगर वो गए और फिर जम्मू में भी आए जी। तो जम्मू में वो रिहाड़ी में वो रणवीरेश्वर प्रेस के सुपरिंटेंडेंट शायद जगन्नाथ वासिष्ठ थे या कोई, उनके घर ठहरे थे जी। तो पिताजी उनके दर्शन के लिए गए और मुझे साथ ले गए जी। तो मुझे आज भी याद है वो उनके प्रथम और अंतिम दर्शन गांधी जी के जब मैंने किए। मुस्कुराते हुए वो प्रार्थना मुद्रा में बैठे हुए थे तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा जैसे कोई करंट सी मुझ में भी आ रही है। उनको में एक ऐसा उनका एक ऑरा ऐसा हाँ था। बिल्कुल ऐसा उनका वो चेहरा देख मुझे अब तक भी याद है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब बहुत मैं प्रभावित हुई उनसे जी। और फिर उनके समझिए वही उनके प्रभाव से, और मेरे दादाजी थे अरूण चंद्र जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, ओवरसीयर थे। तो उनके उससे मैंने 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तो तभी खादी पहनना शुरू कर दिया जी। और दादी हमारी भी काटती थी, चरखा काटती थी, मैंने भी उनसे सीखा। और मतलब बिल्कुल वैसा अपने आप को थोड़ा जोड़ने का प्रयास किया। और फिर ऐसा था कि गांधी जी की जब वो दुखद मृत्यु का, हत्या का समाचार मिला तो मुझे याद है कि मैंने बहुत रोई मैं और खाना नहीं खाया। उसके बाद होली आ गई। होली जब आई तो मैंने कहा जी रंग नहीं खेलेंगे जी। बापू हमारे चले गए तो हम कैसे रंग खेलेंगे हैं। जी। तो बचपन में मतलब ऐसा लगता था कि भाई जैसे
बापू हमारे घर के बापू हैं, और मतलब कैसे मैम 1947 से पहले जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करती थी और महाराजा हरि सिंह इसके शासक थे। तो उस समय के हालात किस तरह के थे, उसके बारे में अगर आप देखिए, बात ऐसी है ना कि वैसे तो ये अलग रियासत थी बिल्कुल, लेकिन सारी जनता जो थी ना वो तो जुड़ी हुई थी पूरे भारत के लोगों के साथ जी। जो संग्राम चल रहा था स्वतंत्रता का, उसके साथ सभी लोग सहानुभूति भी रखते थे। और वैसे तो महाराजा हरि सिंह भी जो थे मन से वो भी देशभक्त थे, ऐसा ये बात अलग है कि भाई नेहरू जी के साथ उनका थोड़ा वैसा रहा, पर वो भी उस तरह से थे। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग तो मतलब मुझे तो बचपन का यही याद है कि भाई कैसे हम लोग पोस्टर बना के देते थे, हमसे सीनियर लोग शंभुनाथ तुली जी के घर में जाते थे तो वो पोस्टर बना देते थे। उसके बाद कहते थे कि सुलेख में प्रतिलिपियां लिखो जी। और बच्चों को तो कोई नहीं मना करता, तुम जाओ गलियों में जा कर के दीवारों के ऊपर लगा दो। आज़ादी के बारे में है, आज़ादी के, हाँ आज़ादी के बारे। उस समय वो पोस्टर छपते नहीं थे, आपको हाथ से लिखने पड़ते थे। कोई प्रेस वाला छापने को तैयार नहीं ना होता था, क्योंकि वो तो फिर उन्हें डर था कि भाई हमें कोई पकड़ लेगा या कुछ ऐसा कर लेगा। तो वो हम करते थे, मुझे याद है। और कविताएं वगैरह भी मैं तो यही डोगरी में या हिंदी में थोड़ा बहुत लिखती थी। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं और उस आज़ादी से पहले के दिनों को याद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो जो उन सभाओं में आप कविता लिखती थी और बोलती थी, कोई कविता आप गुनगुना के कुछ थोड़ा बहुत धुंधला सा याद होगा आपको? वही एक मुझे कविता का थोड़ी पंक्तियाँ वही याद हैं। एक तो यही कि भाई वो, क्योंकि वो कहते थे ना अंग्रेज़ के भाई हम आज़ादी इनको देंगे तो ये आपस में लड़ेंगे, तो उसी के बारे में मैंने वो एक कविता थी कि भाई तुस जाओ तो सही अस अपनी आप नबेड़ लैगे, तुस अपना कौल निभाओ तो सही, तुस जाओ तो सही। और ये गुप्ता आई लोशन वाले यहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध दुकान होती थी, उन्होंने मुझे वो चांदी का गिलास एक इनाम में दिया था जी। बड़े सालों तक मैंने वो संभाले रखा। और लोगों ने भी, क्योंकि कविता तो वहाँ बहुत लोगों ने पढ़ी थी कविताएं, लेकिन उनको सबको लगा ना कि ये बच्ची छोटी सी पढ़ रही है, इतनी अच्छी पढ़ रही है। तो चांदी के रुपये भी, चांदी का रुपया उन दिनों चलता था वही, वो रुपये भी बहुत मिले और गिलास भर गया और मैं जो लेके आई बड़े दिनों तक संभाल के रखा। फिर बाद में कुछ साल पहले ही मैंने उसके चम्मच बनवा करके अपने बच्चों में बांट दिए कि भाई ये निशानी तुम रख लो, हाँ मेरी बचपन की निशानी है। तो ये ऐसा है कि उन दिनों की याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है उस तरह से। गांधी जी के आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर भी सभाएं होती थी। हाँ, बस और उन्हीं में ऐसा था कि आज़ादी से पहले भी ये अंग्रेज़ों और जो भी संबंधित राजा हुआ करते थे उनके बीच एक समझौता होता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ प्रचार या कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं होगा। तो ऐसे में किस तरह से वो मैनेज करते थे सभाएं बुलाना? हाँ, बस वही है कि होता था, थोड़ा कठिनाई तो होती थी, कुछ मतलब कुछ बातें डायरेक्टली कही जाती थी, कुछ इनडायरेक्टली कही जाती थी। और थोड़ा बहुत तो विरोध भी, मतलब है कि मुझे तो याद है कि मेरे पिताजी के पास आए फिर एक बार वो CID वाले, तो वो कहने लगे कि देखिए जी वो तो बच्ची आपकी है छोटी, हम उसको तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर आपके ऊपर कोई बात आ जाएगी तो आप अपनी बच्ची को समझा लो कि भाई इस तरह से वो जा कर के सभाओं में वो ऐसी कविताएं पढ़ती है जो सरकार का विरोध करती हैं उस तरह से। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी मैं तो कह लूँगा, पर अब बच्चे अपनी करते हैं, बच्चों को क्या आदमी रोक सकता है, वो जो भी करें। तो इसी तरह ये चलता रहा उस तरह से। पर उन दिनों का मुझे, गांधी जी का तो मुझे बिल्कुल वो चेहरा उस वक़्त का याद है कि जब वो बैठे हुए थे और मैं उनके पिताजी के साथ उनके पास से निकली, तो बहुत ही मतलब वो अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जब बड़े होने पर थोड़ा गांधी जी के जो कार्य थे, जैसे उनका था कि भाई ये शिक्षा का प्रचार जो पट्टी की अनपढ़ लोगों में किया जाए, हिंदी का प्रचार किया जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा तो उन्होंने माना था कि भाई ये, और इसी तरह से स्वदेशी का आंदोलन, ग्रामोद्योगों की उन्नति के लिए। तो मैंने उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के सन 1959 में
गांधी सेवा सदन की मैं सदस्या बनी और फिर उसके बाद उसकी उपाध्यक्षा भी रही, अध्यक्षा भी रही और उसकी बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, बहुत सारे मतलब कोई 50-60 गाँव में और दूर दूर प्रदेशों में हैं। तो वहाँ भी जाती रही और वो खादी का और ग्रामोद्योगों का काम भी करती रही हूँ मैं। और एक प्राकृतिक स्वास्थ्य संस्थान की, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में गांधी जी विश्वास रखते थे ना, मिट्टी पानी के इलाज में, तो वो मैंने एक प्राकृतिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की। फिर 1983 में उसका भवन भी बनाया और आज भी जो है वहाँ मिट्टी पानी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों का इलाज होता है और सेवा हो रही है। तो अपनी ओर से कुछ थोड़ा सा प्रयास किया। इसी तरह से फिर वसुधैव कुटुंबकम एक संस्था की स्थापना की 1988 में, और जो झोपड़पट्टियों के बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के विषय में काम कर रही है और आज भी कर रही है। उसका राजीव नगर नरवाल में उसका मुख्य उसका ऑफिस है और वहाँ के उससे माध्यम से हम वहाँ की झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो उनमें से कुछ बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर भी चले गए हैं। तो मतलब एक अच्छा लगता है कि भाई ये इस तरह का कार्य करके कुछ ऐसे लोग जिन्होंने स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा था और देखने की बात नहीं थी, वो पढ़ करके कुछ, किसी ने 12वीं कर ली, किसी ने 10वीं कर ली, तो अच्छे अच्छे चलो किसी जगह नौकरी कर रहे हैं। या तो ये कार्य सब वही गांधी जी की विचारों की प्रेरणा से ही होते रहे हैं हमसे। जी, आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हमने मना लिया और 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 75 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं हम। तो तब से लेकर 47 से लेकर आज 2021 तक आप भारत में क्या क्या परिवर्तन आप देखे हैं आपने, और आज के भारत को आप किस तरह से देखती हैं? आपकी नज़र में आज का भारत? देखिए जी, परिवर्तन तो आया ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पर मैं कई बार सोचती हूँ कि उतना वो परिवर्तन जो गांधी जी चाहते थे, जैसे गांधी जी कहते थे कि भाई कोई पूछे तो गांधी बता दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता जी। जबकि वो बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन क्योंकि वो चाहते थे कि भाई हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो। वो कहते थे कोई भी भाषा एक हो, लेकिन एक भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और चूँकि हिंदी भारत में बहुसंख्यक बहुत लोगों द्वारा समझी और बोली जाती है, तो इसलिए इसी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेना चाहिए, और उन्होंने कर लिया था जी। ये उन्होंने उसमें भी लिख दिया था अपने उसमें यंग इंडिया में, और उसमें तो ये है कि देवनागरी लिपि, उन्होंने कहा था कि देवनागरी लिपि को कोई भी एक लिपि स्वीकार कर लो, पर देवनागरी लिपि वैज्ञानिक भी है और बड़ी मतलब उस तरह से सरल है, तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सारी भारतीय भाषाएं इसमें लिखी जा सकती हैं। और इसमें अगर एक लिपि हम अपनाएंगे दूसरी भाषाओं के लिए भी, तो जितनी प्रादेशिक भाषाएं हैं वो एक दूसरे के बहुत निकट आ जाएंगी जी। और उससे ये ऐसी भाषाओं को बोलने वाले लोग भी आपस में निकट आ जाएंगे जी। जैसे मतलब अब डोगरी की रोटी और हिंदी की रोटी, हाँ, और इसका रोटीगु उसका तेलुगु का, ये बहुत नज़दीक हैं जी। कविता हम कविता कहते हैं डोगरी में, हाँ, हिंदी में कविता कहते हैं, और उसमें तेलुगु में उसमें शायद कवित्तम कहते हैं। तो ये तो एकदम बहुत नज़दीक हैं। लेकिन अगर पोइट्री शब्द का प्रयोग करते हैं हम कविता के लिए, तो वो हज़ारों मील दूर की जो भाषा है वो हमें जोड़ती नहीं है आपस में जी। तो इसलिए उनका ये कहना था कि भाई एक लिपि का के समर्थन में थे कि भारतीय भाषाएं अगर एक लिपि में लिखी जाएंगी तो गुजराती वाला हिंदी समझने में उसे कठिनाई नहीं ज़्यादा होगी, महाराष्ट्री वाले को हिंदी समझने में कठिनाई नहीं होगी, और लोग आपस में बहुत निकट आ सकेंगे जी। तो ये चीज़ें ऐसी थी जो अब लेकिन अंग्रेज़ तो चले गए, इतने बरस भी हो गए हमें आज़ाद हुए, अभी भी हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो अंग्रेज़ी में होते हैं। एक बेचारा व्यक्ति अदालत में जाके खड़ा होता है
और उसको कोई सज़ा सुनाई जाती है तो उसको ये पता नहीं होता कि भाई मेरे किस अपराध की सज़ा मुझे दी जा रही है, और क्या सजा दी जा और रही क्या सज़ा दी जा रही है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं और वो अंग्रेज़ी जानता नहीं है, हैं? जी। तो ये जो है अभी तक हम पूरी तरह से वो नहीं राष्ट्रभाषा को अपना सके, और अंग्रेज़ चले गए पर अंग्रेज़ी को हम नहीं, अंग्रेज़ी ठीक है, विश्व के एक बड़ी प्रतिष्ठित भाषा है, और विदेशों के साथ अगर हमें कोई संबंध करने रखने हैं कुछ है तो उसका सहारा लेना चाहिए, लेकिन अपने देश में ही एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत के व्यक्ति के साथ अंग्रेज़ी में बात करें तो वो जचता नहीं। जी। मेरे को तो ये अनुभव हुआ, मैं जब वहाँ विदेश में गई थी डेनमार्क में, तो एक गुजराती भाई वहाँ थे दवे, तो उनके साथ मैं बात कर रही थी, इतनी देर में कोई डेनिश भी 2-3 लोग आ गए, तो मुझको लगा कि भाई ये ख़राब लगेगा कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, तो मैंने उसमें अंग्रेज़ी में बात शुरू कर दी। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपके देश की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें आप अपनी, या तो आप हमारे आने, मैंने कहा जी आपके आने की वजह से मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया, तो उसने कहा जी या तो आप हमारी भाषा में बोलो यहाँ की, हैं, यहाँ डेनमार्क में डेनिश में बात करो तो ठीक है, और या फिर आप अपनी भाषा में बात करो। हाँ जी। आपकी भाषा कोई तो होगी जो आप एक दूसरे को समझ सकते भाषा हैं, जो होगी, हाँ, जो इकट्ठी भाषा हो। मैंने कहा जी है, हमारी भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे उस दिन लज्जा बड़ी अनुभव हुई कि भी मैं हमें विदेश में जा कर के मतलब अपनी भारतीय कोई एक ऐसी जो भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए जब हम विभिन्न प्रांतों के लोग मिलते हैं आपस में। तो उसके बाद मैंने सचमुच ही थोड़ा अंग्रेजी का प्रयोग जो है उस तरह से कम कर दिया थोड़ा। आज सरकार बात कर रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो है विविधताओं का देश है, और हम कहते हैं एक बगीचा जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, वो उसकी शोभा भी है, लेकिन फिर भी उन सभी को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी जो है वो काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं जी। ये इसमें देखो, या तो पहले बेशक मैं तो कहती हूँ कि कोई भी भाषा होती, हम बेशक दक्षिण भारत की किसी भाषा को अपना लेते। आज़ादी के बाद तो कुछ लोगों ने संस्कृत को भी सजेस्ट किया था, एक वोट कम था तो नहीं बन सकी, नहीं तो ये कहा गया था कि राष्ट्रभाषा संस्कृत भी बन सकती है, और बनती तो संभवतः वे जो दक्षिण में हिंदी का विरोध हुआ है वो उसका सामना हमें नहीं करना पड़ता जी। संस्कृत तो सभी की भाषा है, उसमें तो कोई बात नहीं है। लगता तो है कि भाई जी संस्कृत तो पुरानी भाषा है तो वो कैसे, लेकिन बहुत सारे देशों में हमने ऐसा देखा है कि पुरानी भाषाओं को उन्होंने, बहुत पुरानी भाषाओं को उन्होंने उसका प्रयोग शुरू किया, और वो हिब्रू का जैसे शुरू किया उन्होंने, तो बिल्कुल पुरानी भाषा थी तो उसको जागृत कर लिया। आज के भारत में वैसे तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अब उन्नति तो इतनी हुई है कि एक मजदूर भी जो है उसके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन मुझे दिखाई देता है, वो भी दूर बैठे अपने परिवार से बात कर लेता है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि स्वतंत्रता के बाद जो है ये चीज़ें जो आई हैं, सुविधाएं जो हैं वो लोगों को प्राप्त हो रही हैं जी। लेकिन वही जो है गांधी जी के सपनों का भारत अभी पूरा हुआ नहीं जी। इसका मैं थोड़ी ये कमी महसूस करती हूँ कि उनका जो कहना था कि भाई ये गाँवों का देश है, और गाँव को अब हमें बिल्कुल नगरों वाली सुविधाएं गाँव में ही होनी चाहिए जी, हैं, ताकि गाँव के लोगों को शहरों में आकर के मजदूरी न करनी पड़े जी। अपने ही गाँवों में वो उद्योग भी करें और रहें भी, तो वो बढ़िया बात होती है जी। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, अगर भारत के भी गिने चुने गांधीवादियों की हम बात करें तो उनमें आपका नाम भी आता है। तो गांधी जी की जो विचारधारा थी सत्य और अहिंसा की, उसकी आज की दुनिया के परिवेश में उसका क्या महत्व है, उसकी कितनी सार्थकता है, उसकी रेलेवेंस आज क्या है? आज हम अफगानिस्तान में देखते हैं क्या तबाही हो रही है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहा है। तो आज के युग में गांधीवादी सोच की क्या आवश्यकता है? मैं समझती हूँ कि आज के युग में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आज जो हम देख रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया अभी कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है या कुछ, तो
मतलब ये अनुभव होता है कि गांधी जी ने जो विचार दिए थे समन्वय के, मिल कर के रहने के, स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने का अधिकार दो, ये उनका विचार था। और ये विचार आज विश्व को के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसे अपनाएं। और यदि ये विचार, गांधी जी के विचार को राष्ट्र अपनाएंगे तो विभिन्न राष्ट्रों में जो आज विवाद और झगड़े और युद्ध हो रहे हैं वो सब नहीं होंगे। और ये बहुत, मैं समझती हूँ कि गांधी की प्रासंगिकता उनके समय में जितनी थी शायद उससे भी ज़्यादा जो है वो आज है। और हमें गांधी को समझने की और उनके कथन पर चलने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल आपसे, इस अवसर पर आप समूचे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किन असूलों पर चलें, किन भावनाओं के साथ, किन जज्बात के साथ आगे बढ़ें ताकि हमारा देश एक बार फिर से विश्व गुरु बने जैसा पहले था? देखिए जी, बड़े कष्ट सह करके हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति में भी हमारे पूर्वजों ने बहुत योगदान देकर, कष्ट सहकर हमें ये देश आज आज़ादी की सांस हम ले रहे हैं। तो ये आज़ादी जो इतनी कठिनाई से प्राप्त की हमारे पूर्वजों ने, उसको संभालने का, उसको संवारने का हमारा मुख्य कर्तव्य है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्राचीन सभ्यता जो हमारे देश की थी बहुत ऊंची थी। ये बहुत पुराने समय के से विश्व गुरु रहा है। बड़े बड़े लोग दूर दूर से इस देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, चाहे चीन से, दूर दूर से लोग आते थे यहाँ की पुस्तकालयों में पढ़ने के लिए और वो करने के लिए। तो आज भी ये आवश्यकता है कि हम पूर्वजों की उस थाती को संभालें, उसको संवारें और हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे देश का नाम नीचा हो। गांधी जी ने जो हमें रास्ता बताया है सत्य का, अहिंसा का, ईमानदारी का, देश को, देशवासियों को एक दूसरे से मिलकर के काम करने का, स्वयं जीने का और दूसरों को जीने का अधिकार देने का, ये सब बातें हम स्मरण रखें और इनका उपयोग करते हुए अपने देश को ऊपर उठाने का, अपने देश का नाम ऊंचा करने का प्रयास करें। इस अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं 75 वर्ष में जा कर के आज़ादी के, इसमें हमारा यही कर्तव्य बनता है प्रमुख रूप से कि हम ऐसे ही काम करें जिनसे हमारा देश पुनः विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर सके। जी, डॉक्टर वेद कुमारी घई जी, हमारे अनुरोध पर हमारे श्रोताओं के लिए आपने समय निकाला, अपना समय हमें दिया और ढेर सारी बातें, ढेर सारी यादें जो हैं आज़ादी से जुड़ी हुई वो ताज़ा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने बचपन की कुछ स्मृतियाँ साझी कर सकूं श्रोताओं के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा का, स्वर आलेख भेंटकर्ता एवं स्थल रिकॉर्डिंग्स जगमोहन शर्मा, मार्गदर्शन एवं निर्देशन आर के रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की। आजादी का अमृत महोत्सव